नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में ही महाभारत हुई थी और एक बार फिर से उसी कुरुक्षेत्र में अखाड़ा सज गया है। यह अखाड़ा महाभारत का नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के बीच होने वाले लोकसभा चुनाव की रण का है, जिसमें आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन से सुशील गुप्ता मैदान में हैं तो इनेलो से अभय चौटाला। ऐसे में कुरुक्षेत्र से ही बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही थी और कुरुक्षेत्र बड़ी चुनौती बना हुआ था, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए नवीन जिंदल को प्रत्याशी बनाकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल यह है कि क्या नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बीजेपी के पक्ष में कर पाएंगे? क्या बीजेपी जिंदल पर दांव लगाकर इनेलो और इंडी गठबंधन को कुरुक्षेत्र के रण में चित कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी के सामने जहां एक तरफ नाराज किसानों को साधने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर जाट वोट बैंक के साथ ही सवर्णों को साधने का जिम्मा। ऐसे में नवीन जिंदल पर बीजेपी का दांव ने क्या विपक्ष के समीकरण बिगाड़ दिए? आखिर इस सीट से किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है और कुरुक्षेत्र के समीकरण क्या कहते हैं? यह बड़ा सवाल है। तो कुरुक्षेत्र के महाभारत में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होगा? तमाम अहम सवाल हैं। नवीन जिंदल पर दांव चला है बीजेपी ने। अब बीजेपी कुरुक्षेत्र के रण को क्या फतेह कर पाएगी? और अगर इनेलो की बात की जाए और इंडी गठबंधन की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, तो कितनी चुनौती नवीन जिंदल के सहारे बीजेपी दे पाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, देवेंद्र कथोरिया एसोसिएट एडिटर हैं हमारे साथ पानीपत से, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से पहली दिलचस्प तस्वीर कुरुक्षेत्र की महाभारत की निकलकर सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र की महाभारत का मैदान सजकर तैयार है। मंगलवार को यहां सीएम और यहां से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल की मौजूदगी में दफ्तर का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि नवीन जिंदल के पिता ओम प्रकाश जिंदल इस सीट से 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर सांसद बने थे। फिर नवीन जिंदल कांग्रेस से इस सीट पर 2004 और 2009 में 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी सांसद बने। 2019 में यहां से मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी चुने गए। कुरुक्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल का कहना है कि कांग्रेस में पहली इनिंग्स खेलने के बाद अब उनकी बीजेपी में दूसरी इनिंग्स शुरू हुई है। हालांकि इसी सरकार में नवीन जिंदल पर कांग्रेस राज में कथित कोयला घोटाले के आरोप भी लगे थे। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता मेरी परिवार है। उनसे हमारा एक 30 वर्ष का एक पारिवारिक रिश्ता है और हमेशा वहां से लोगों से मुझे प्यार मिला, उनका बहुत आशीर्वाद मिला। मेरी जो मेरी 10 साल की जो कांग्रेस में इनिंग्स थी, मैंने उसमें भी पूरी ईमानदारी के साथ, सिंसेरिटी के साथ मैंने क्षेत्र के लोगों की सेवा की और संसद के अंदर बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिसमें कि खाद्य सुरक्षा, चाहे खाद्य सुरक्षा का मुद्दा हो और अन्य बहुत सी चीजों के ऊपर मैंने काम किया। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र में कांग्रेस आपके गठबंधन में आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता यहां से चुनावी मैदान में हैं। नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता अग्रवाल समाज से आते हैं और दोनों ही बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके बीच आईएनएलडी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी अखाड़े में उतरे एलनाबाद के विधायक अभय चौटाला का दावा है कि वो बीजेपी ही नहीं कांग्रेस का भी गणित बिगाड़ कर रख देंगे। मेरा चुनाव पूरा का पूरा जो है कार्यकर्ता ही लड़ेंगे। हल्का अध्यक्ष जो है उनको मैं अपना इंचार्ज के रूप में रखूंगा सब जगह। आप कहते हो तो फिर मान के चलो, पत्रकार के पास तो सारी जानकारियां होती है। मैं बीजेपी का गणित नहीं बिगाड़ूंगा, मैं कांग्रेस का भी बिगाड़ूंगा। उधर आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने तंज कसा कि बीजेपी के पास तो उम्मीदवार ही नहीं था। 5000 साल पहले महाभारत की धरती रही कुरुक्षेत्र अब
2024 के सियासी महाभारत की जमीन बन गई है। सियासी सूरमा हर दिन यहां अपने दांव पेच चलेंगे। इनकी पार्टियां भी जंग का वार रूम बनेगी। महाभारत के 18 अध्याय हैं, तो लोकसभा चुनाव 2024 में अब 40 दिन ही बचे हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का रण सज चुका है और अब इस रण को फतेह कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देवेंद्र, चुनावी मुकाबला कुरुक्षेत्र में दिलचस्प होता जा रहा है। हॉट सीट बताया जा रहा है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को। चुनावी मैदान में इनेलो से अभय चौटाला हैं और इंडी गठबंधन से सुशील गुप्ता। तो बीजेपी ने नवीन जिंदल पर दांव खेला। कितना प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा और कितना दिलचस्प होगा यह मुकाबला, किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए सौरभ, कुरुक्षेत्र जिला बहुत पुराना जिला है हरियाणा का। हालांकि कुरुक्षेत्र से कटकर कैथल कुछ अंबाला में हिस्सा गया, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा बहुत पुरानी सीट है। अभी जो 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हरियाणा में हो रहा है, कुरुक्षेत्र वैसे भी महाभारत की भूमि है। 5000 साल पहले यहाँ कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी और हमारे लिए कुरुक्षेत्र महाभारत जो उसके परिणाम थे आज शास्त्रों में भी लिखा गया है, वो मनुष्य जाति के लिए सबक है कि पाप कर्म नहीं करने चाहिए, धर्म की जीत होती है, तमाम तरह की चीजें होती है। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट सबसे पहली सीट है जो जहां मैदान सज चुका है, क्योंकि यहां उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है, जो एक सीट मिली है। बीजेपी का उम्मीदवार सामने है, इनेलो वाले भी आगे हैं। तो जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं और मैदान सज गया है। दरअसल पिछले कुछ चुनाव देखें, यहां बीजेपी जो अभी नवीन जिंदल है, कुछ कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए और आते ही उनके आध पौन घंटे के अंदर ही उनको कैंडिडेट अनाउंस किया गया। बड़ी दिलचस्प स्थिति रहेगी। बीजेपी मतलब मैं चाहता हूं फेवरेट कैंडिडेट है अभी, और बीजेपी का रुझान अच्छा है। जिस तरीके से मोदी जी का नाम है, जो अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसके बावजूद मेरे को लगता है यहां मुकाबला होगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ है। दूसरा, 2 बार 2004 के चुनाव में जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तब नवीन जिंदल ने चुनाव जीता था। फिर 2009 वाला भी जीता। 2009 से 14 रहे, 14 में फिर मोदी जी और बीजेपी की लहर आई। 2014 में राजकुमार सैनी जीते थे, उसके बाद नायब सिंह सैनी अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो मेरे को लगता है कुरुक्षेत्र की सीट हल्का चुनाव नहीं होने वाला। कैथल का पूरा जिला और कुरुक्षेत्र, ये दोनों बड़े जिले आते हैं। और जो पिछला इतिहास देखे तो 2019 का ही जो चुनाव था, करीब 7 लाख वोट बीजेपी कैंडिडेट को पड़ी थी जब नायब सिंह सैनी थे, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, निर्मल सिंह लड़े थे, जो अब आम आदमी पार्टी से वापस कांग्रेस में आए हैं। उनको भी 3 लाख के आसपास वोट मिली थी। अभय चौटाला जो आईएनएलडी के कैंडिडेट है, इनके पुत्र हैं, 2 बेटे हैं इनके, अर्जुन चौटाला और करण चौटाला। अर्जुन चौटाला जो बड़े थे, 2019 के चुनाव में उनको लड़वाया गया था, उनको 60,000 वोट मिली थी। तो इनेलो का देखा जाए तो चूंकि जाट वोट बैंक है, इनेलो भी पूरी कैलकुलेशन करके कुरुक्षेत्र से मैदान में उतरी है। कैथल प्लस कुरुक्षेत्र, जाट समाज की बात करें, चूंकि अभी जो प्रमुख दावेदार है उनमें जाट कैंडिडेट अभी कोई नहीं है। जो 2 है दोनों अग्रवाल हैं, बीजेपी के नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता, कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी, और तीसरे जाट समाज से अभय चौटाला आते हैं। अभय चौटाला बड़े नेता है, राजनीति का उनको अनुभव है, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन की है। उनका यह कहना है कि मैं बीजेपी ही नहीं कांग्रेस का भी गणित बिगाड़ूंगा। अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपनी ताकत जरूर दिखाना चाहेंगे। इनेलो का जो दमखम जो भी है वो दिखाना चाहेंगे। तो फिलहाल ये कि कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है, बाकी सीटों पर अभी इंतजार है। बिल्कुल। महेश, नवीन जिंदल पर दांव खेला गया, कितना बड़ा दावा इसे कहा जाए, और उधर अभय चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ साथ मैं बीजेपी ही नहीं कांग्रेस का भी गणित बिगाड़ दूंगा, यानी इंडी गठबंधन का भी गणित वो बिगाड़ने का दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में नवीन जिंदल कितना वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में कर पाएंगे? अग्रवाल समाज का बंटवारा होगा, खासकर 2 भागों में, 2 धड़ों में बटेगा, क्योंकि सुशील गुप्ता के साथ भी अग्रवाल समाज है। क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या नजर आ रहा है?
देखिए सौरभ, सैद्धांतिक रूप से सिर्फ अग्रवाल समाज की बात नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश में, या मैं कहूं कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक ही परिस्थिति बनती हुई नजर आएगी। हाल फिलहाल हरियाणा को लेकर तो ये स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि यहां पर दो ही तरह का वोटिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, एक प्रो बीजेपी और एक एंटी बीजेपी। प्रो बीजेपी से मेरा मतलब है मोदी भक्ति। मोदी भक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, उम्मीदवार कोई भी हो, नवीन जिंदल हो या कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, लेकिन नवीन जिंदल यहां पर सबसे हैवी वेट कैंडिडेट माने जा रहे हैं। और यही वजह थी कि लगातार यहां पर इंतजार किया जा रहा था कि नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और बतौर उम्मीदवार उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। नवीन जिंदल चूंकि लगातार उसी इलाके से राजनीति करते रहे हैं, बार बार वहां से जीत हासिल करते रहे हैं, और ये इलाका कह सकते हैं कि दशकों से यहां पर जिंदल परिवार के साथ जुड़ा रहा है। तो ऐसे में सबसे मजबूत अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीदवार मिल सकता था तो वो नवीन जिंदल मिल सकते थे। अब जिक्र यहां पर होता है कि कोयला घोटाले में नवीन जिंदल का नाम था, नवीन जिंदल को लेकर यह माना जा रहा था, और भारतीय जनता पार्टी खुद प्रधानमंत्री तक अपनी चुनावी रैलियों में नवीन जिंदल को लेकर जो है तल्ख टिप्पणियां करते रहे हैं, भ्रष्टाचार का जिक्र वो करते रहे हैं। वो ये कहते रहे हैं कि कोयला जो है घर के बाहर कोई चुराता नहीं है, लेकिन नवीन जिंदल ने कोयला तक जो है चुराने का काम किया है। तो इस तरह के हमले, चुनावी हमले जो है लगातार देखने को मिले थे खुद मोदी की जुबान से। लेकिन अब चूंकि राष्ट्रभक्त पार्टी में यहां शामिल हो चुके हैं नवीन जिंदल, और राष्ट्रभक्ति का जिक्र यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार किया जाता है, तो अब उनका अतीत चाहे कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान अब मोदी के साथ है। तो ऐसे में मोदी भक्ति से जुड़े जो वोट हैं वो यहां पर नवीन जिंदल को जरूर मिलेंगे। अब विपक्ष की बात कर लेते हैं कि एंटी बीजेपी वोट। एंटी बीजेपी वोट में अगर बड़े चेहरे सामने आ जाते हैं तो कम या ज्यादा बंटवारा जरूर होता है, बहुत छोटा हिस्सा ही हालांकि बिखराव की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में तो यही तस्वीर, यही स्थिति बनती नजर आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो सबसे मजबूत जो इस वक्त इंडी गठबंधन नजर आ रहा है उसको वोट करता हुआ मिलेगा। जिक्र यहां पर आम आदमी पार्टी का करें तो आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश में जीटी बेल्ट पर ही जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ज्यादा से मेरा मतलब है कि अगर पूरे हरियाणा प्रदेश की वस्तुस्थिति को समझने की अगर कोशिश करें तो अगर थोड़ी सी स्वीकार्यता अगर आम आदमी पार्टी की ज्यादा थी तो जीटी बेल्ट पर ज्यादा थी। और यहां पर कुरुक्षेत्र की जो धरती है वहां पर सुशील गुप्ता मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे, और सबसे मजबूत चेहरा यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने रखा गया है। सुशील गुप्ता मजबूत इसलिए नहीं है कि वहां पर आम आदमी पार्टी का वोट बैंक काफी अच्छा है। सुशील गुप्ता वहां पर मजबूत इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सुशील गुप्ता के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी अपना एक एक वोट जो है यहां पर सुशील गुप्ता को डलवाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह कि सुशील गुप्ता बेहद मजबूती के साथ बीजेपी के सामने खड़े हैं। बिल्कुल महेश, मैं लौटूंगा आपके पास। वीरेन जी, रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से किस तरीके के समीकरण कुरुक्षेत्र में बनते देख रहे हैं? मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। पहले सुशील गुप्ता थे, उसके बाद अभय चौटाला को इनेलो ने उतारा, तो कहीं ना कहीं कुछ समीकरण बदले, आम आदमी का पलड़ा थोड़ा सा कमजोर होता नजर आया। अब नवीन जिंदल पर दांव खेला गया है। सोची समझी रणनीति के तहत क्या लग रहा है? देखिए, नवीन जिंदल 2014 का चुनाव हारे थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो 10 साल बाद फिर रन में आए हैं, और 20 साल बाद फिर अभय चौटाला से मुकाबला है। तो वहां के समीकरण देखें तो कुरुक्षेत्र के अंदर देखिए, नवीन जिंदल तो और उनके पिताजी भी यहाँ से सांसद रहे हैं, सुशील गुप्ता बाहरी हैं, तो सुशील गुप्ता के लिए यहाँ संकट ज्यादा है, क्योंकि अब कांग्रेस का वोट बैंक कितना उनको ट्रांसफर हो पाएगा सुशील गुप्ता को, ये देखने वाली बात है। हाँ, नवीन जिंदल जो थे उनके अच्छे व्यक्तित्व माने जाते हैं, लेकिन उस समय वो कांग्रेस में थे, तब लोगों का कहना है कि नवीन जिंदल तो अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, अब शामिल हुए हैं, लेकिन जिस तरह से वो शामिल हुए हैं तो पार्टी के अंदर भी सवाल है, कार्यकर्ताओं में भी सवाल है। अगर बाहर से आकर 45 मिनट के अंदर ही टिकट थमा दी जाती है तो जो निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं तो उनमें थोड़ा बहुत उत्तेजना आना, आक्रोश होना स्वाभाविक है। तो नवीन जिंदल इसमें कोई दो राय नहीं, इससे बढ़िया विकल्प हो नहीं सकते थे। लेकिन कहने वाले तो ये यहां तक भी कहते हैं कि अगर पार्टी को चुनाव लड़ाना था तो मनोहर लाल जी के लिए सुरक्षित सीट करनाल की क्यों तलाश की? मनोहर लाल जी कुरुक्षेत्र से लड़ सकते थे, नायब सैनी को उनके स्थान पर मुख्यमंत्री बनाया गया, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो थे
थे वो कुरुक्षेत्र से लड़ सकते थे, तो उन्होंने सुरक्षित सीट की तलाश क्यों की? पंजाबी सीट करनाल से जो 6,53,000 वोटों से थी, तो मनोहर लाल कुरुक्षेत्र से क्यों नहीं लड़े? जब वो हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं, तो वो तो हरियाणा से कहीं से ही लड़ सकते थे, तो वो सुरक्षित सीट की ओर क्यों गए? ये पार्टी के अंदर भी सवाल है और पार्टी के बाहर भी सवाल है। तो अब तो सभी निर्णय हो गए, टिकटों का वितरण हो गया, अब तो पार्टी को कुरुक्षेत्र में अपनी रणनीति बनानी है। लेकिन वहां एक बात है कि नायब सैनी के सामने अब जब नायब सैनी अब को, क्योंकि उनका बदला जाना निश्चित था, वो मुख्यमंत्री बन गए, तो उनके स्थान पर नवीन जिंदल का आना ये पार्टी के लिए कितना लाभप्रद होगा या कितनी क्या स्थिति रहेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन पार्टी ने इस तरह से जो एक सशक्त उम्मीदवार तलाशा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इससे पता लगता है कि नवीन जिंदल की ऐन वक्त पर एंट्री हुई है। इससे क्या लगता है? इससे यह आभास होता है या तो वो चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं थे, या उनकी रुचि कुरुक्षेत्र के बजाय सोनीपत में थी, क्योंकि सोनीपत में वो जो उनकी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है वहां से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए अब क्या स्थिति रही। लेकिन ऐन वक्त पर आना और टिकट देना ये कई तरह से संदेह को जन्म देता है। और उनकी उम्मीदवारी पर हालांकि आज उद्घाटन हुआ तो उसके अंदर नायब सैनी भी गए, नवीन जिंदल भी गए, तो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह दे पाते हैं। और कार्यकर्ता देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो स्थिति विकट रहने वाली है। उसका कारण है सुशील गुप्ता का, क्योंकि उनका हालांकि देखिए हरियाणा के वो पहले के माने जाते हैं, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र दिल्ली रहा है और नवीन जिंदल जुड़े रहे हैं, इस कुरुक्षेत्र से जुड़े रहे हैं। तो 10 वर्ष के अंतराल के बाद कार्यकर्ता उनका कैसा स्वागत करते हैं, जनता उनको किस रूप में लेती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभय चौटाला की उपस्थिति को हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अभय चौटाला भी बड़े दमखम के साथ मैदान में आए। वो किसके वोट काटेंगे, क्या चुनाव जीतने की स्थिति में भले भी ना हो, लेकिन चुनौती देने की स्थिति में अवश्य हैं। उनका जितने भी वोट लेंगे वो हार जीत के परिणाम को प्रभावित करेंगे। जिस तरह आजकल मोदी जी के पक्ष में लहर है, उसका निश्चित रूप से नवीन जिंदल को लाभ मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ता किस तरह का माहौल बना पाएंगे उनके पक्ष में, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बेहद अहम बात है और कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो पूरी तरह से साध कर तमाम राजनीतिक दल चल रहे हैं। कुरुक्षेत्रकरण बेहद ही दिलचस्प दिनों दिन होता जा रहा है। जिंदल परिवार का भी कुरुक्षेत्र में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा दबदबा रहा है। 2 बार नवीन जिंदल सांसद रहे हैं, ओम प्रकाश जिंदल उनके पिता भी एक बार सांसद रहे हैं। और अगर वोटों की बात की जाए तो वोटर्स उनके पक्ष में कांग्रेस की उम्मीदवारी पर ही उनके साथ रहे हैं। वीरेंद्र जी, इस बार वो बीजेपी के टिकट से हैं रण में, क्या वो वोटर्स, क्या वो दबदबा अब भी कायम रहेगा? वो तमाम बातें, जो विश्वास भरोसा उनके साथ रहेगा और उसका फायदा पार्टी को मिलेगा? देखिए, अब सुभाष सुधा है, मंत्री बनाया गया, इसका लाभ मिलेगा, लेकिन उसके पक्ष में दूसरा पक्ष भी ये है कि कुरुक्षेत्र में पंचनाथ शहीदी स्मारक बनना था, जो 1947 में देश विभाजन के समय जो लोग मारे गए थे उनकी स्मृति में शहीद स्मारक के लिए भूमि भी ली जा चुकी है। वो स्मारक बनना था, सरकार ने कहा था कि हम अपने खर्चे पे बनाएंगे। मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल जी थे, उन्होंने वायदा किया, कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम भी किया था, तो उस समय वो शहीदी स्मारक नहीं बन पाया। ये पंजाबियों में इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश है कि 10 वर्ष से ये शहीदी स्मारक की मांग की जा रही थी। भूमि का अधिग्रहण भी हो गया, भूमि ली गई, ट्रस्ट भी बन गया, उसके बावजूद भी ये अगर शहीदी स्मारक नहीं बना तो हालांकि देखिए सुभाष सुधा वहां पर एक अच्छी शख्सियत है, लोकप्रियता भी है, अब मंत्री बने, वो नवीन जिंदल के लिए कितनी उपयोगी हो पाएंगे ये तो समय बताएगा। और उधर देखिए अशोक अरोड़ा, वो जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो कांग्रेस में है। अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा की प्रतिबद्धता जग जाहिर है। अशोक अरोड़ा जो अब हैं वो कितना कुछ कर पाएंगे। देखिए अशोक अरोड़ा को तो हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो चाहते थे कि करनाल से लड़े, लेकिन उन्होंने मना कर लिया। अब करनाल से वीरेंद्र शाह जो बुल्ले शाह है उनको कांग्रेस उम्मीदवार बनाने जा रही है, लगभग ये तय हो चुका है। तो ये देखने वाली बात है कि जो पंजाबी समुदाय है वहां का क्या वो नवीन जिंदल के पक्ष में वोट देगा, क्योंकि पंजाबी समुदाय भी वहां बहुत है। अग्रवाल समाज के साथ साथ पंजाबी समाज का भी वहां बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए क्योंकि वहां थानेसर की सीट से पंजाबियों में ही मुकाबला होता रहा है, जो बाकी निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग समुदाय के लोग भी हैं, उनका अपना अपना वर्चस्व है। तो अब नायब सैनिक जो उनके स्थान पर अब जो नवीन जिंदल आए, नायब सैनिक कितने उपयोगी हो पाते हैं, क्योंकि नायब सैनिक से लोगों को निराशा रही है। उनका जो सांसद कार्यकाल है उनसे लोगों को निराशा मिली है, तो इसलिए उस निराशा को आशा में बदलना और नवीन जिंदल का पुराना व्यक्तित्व निश्चित रूप से लोगों को कई अपेक्षाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो लहर बनी हुई है उसका लाभ मिलेगा। लेकिन
आम आदमी पार्टी के लिए भी देखिए बदलाव के लिए किस चुनौती रूप में कहीं ना वो कहीं भारतीय वीरेन जी जनता पूरी पार्टी तरह के से बनी हुई है। मैं विकल्प लौटूंगा में आपके आते हैं, या पास। लोग अभय चौटाला को स्वीकार जी। करते हैं, ये तो वहां के मतदाता फैसला करेंगे, लेकिन वहां का चुनाव रोचक अवश्य होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेही देनी पड़ेगी। देखिए जवाबदेही तो होगी, कार्यकर्ता भी पूछेंगे कि क्या आपको भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जो चुनाव लड़ सके? क्या पार्टी के लिए नवीन जिंदल ही एकमात्र ऐसा चेहरा था जिसके लिए पार्टी इतना इंतजार करती रही? क्या अग्रवाल समुदाय से कोई पार्टी अपना ऐसा नेता नहीं पैदा कर पाई? ये जवाबदेही तो बड़े नेताओं से होगी। और देखिए संगठन का है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक प्रश्न लोगों में किया जा रहा है कि आज जो 6 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं वो कभी ना कभी कांग्रेस से आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। मूल कैडर से सिर्फ 4 कार्यकर्ता ही हैं, 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में भी प्रश्न किया जाएगा, कार्यकर्ता भी प्रश्न कर रहे हैं और जिलों के जो पदाधिकारी वो भी प्रश्न कर रहे हैं, क्या पार्टी ने अपने ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण नहीं किया? तो क्या हम जो है मोदी लहर है जिसमें पार्टी के पक्ष में मोहर है, तो क्या हम अपने ऐसे उम्मीदवारों कैडर से उम्मीदवारों की तलाश नहीं कर पाए? तो ये पार्टी के अंदर भी प्रश्न है। पार्टी के आम कार्यकर्ताओं में एक धारणा है कि जो इस समय जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है वो हताश और निराश क्यों है? अगर कहीं पीड़ादायक स्थिति में है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है। जी, तो बीजेपी की रणनीति क्या कहती है और किस तरीके से जो सिलेक्शन है वो हो रहा है? क्या पार्टी को साधना ही सर्वोपरि है? जिस तरीके से हिसार से भी कुलदीप बिश्नोई का जो भव्य बिश्नोई थे उनका भी टिकट काटा गया, एक लंबे समय से गढ़ रहा है। देवेंद्र, जो रणनीति है वो क्या कहती है और अगर दांव चला है तो वो क्या कहता है? दांव ये है कि नवीन जिंदल पर दांव लगाया जाए, वोट काटेंगे कांग्रेस का, पार्टी को फायदा होगा, फाइनली पार्टी के बारे में सोचा जा रहा है। किस तरह की रणनीति नजर आ रही है? देखिए सौरभ, 2 तरह की चीजें हैं। एक तो मैं ये मानता हूं कि नवीन जिंदल को चुनाव लड़वाया गया है। नवीन जिंदल इच्छुक नहीं थे। बीच में हमने देखा उनकी मिसेज का नाम शालू जिंदल का नाम आया था, तो नवीन जिंदल पर दबाव बनाया गया कि वो चुनाव लड़े। शायद बीजेपी इसलिए आश्वस्त है चूंकि नवीन जिंदल या उनके पिता ओम प्रकाश जिंदल 1996 में चुनाव लड़े थे हरियाणा विकास पार्टी में और वो सांसद बने थे। उसके बाद 2004 और 2009 में नवीन जिंदल रहे, 14 तक रहे। 14 के बाद फिर फिजा बदली जब बीजेपी आई। तो एक तो मैं ये मानता हूं कि नवीन जिंदल को चुनाव लड़वाया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया गया क्योंकि बड़ा चेहरा है, 3 बार उनके परिवार में सांसदी रही है। दूसरा कि बहुत बड़े उद्योगपति है, बहुत बड़े। उनकी माता है जो सावित्री जिंदल हुड्डा सरकार में मंत्री थी, लेकिन अब मतलब उनका टॉप 20 में नाम आता है। इतने बड़े बिजनेसमैन है, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आजकल भी विदेशों में पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम है। तो नवीन जिंदल का जो चेहरा है, जो उनके परिवार की राजनीति में कमाई उसको देखते हुए मेरे को लगता है बीजेपी को लगा भरोसा आया उनके नवीन जिंदल से बेहतर उनको मिल नहीं सकता। हालांकि ये भी सच है कि वो इच्छुक नहीं थे, लेकिन उनको लड़वाया गया। आपको सौरभ बहुत एक ऐसी बात बताता हूं, शायद बहुत कम लोगों को पता है। नवीन जिंदल एक बार जब कांग्रेस की सरकार थी, पानीपत आए थे, नेशनल फ्लैग फाउंडेशन उन्होंने एक संस्था बनाई है जिससे तिरंगा हर व्यक्ति अपने घर पर, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान पर फहरा सकता है। ये अधिकार जब मिला था, उसकी लड़ाई नवीन जिंदल ने लड़ी थी जब वो कांग्रेस सरकार में एमपी थे कुरुक्षेत्र से। पानीपत जब जिला सचिवालय पर आज भी ठीक है देवेंद्र, मैं से ऊंचा जो तिरंगा लगा हुआ है वो नवीन जिंदल ने शुरुआत की थी। उन्होंने एक बार जरूर कहा था नवीन जिंदल ने कि मेरे पिता बहुत उद्योगपति थे बड़े, उन पर सरकारें उन पर दबाव बनाती थी हर तरह के जायज नाजायज, लेकिन दावा कहीं ना कहीं ठोका गया। देवेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, समय की थोड़ी कमी है। महेश और वीरेंद्र सोनी जी से भी मैं एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। महेश, त्रिकोणीय मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, क्या लग रहा है? मुकाबला त्रिकोणीय है, शॉर्ट में बताइएगा। देखिए बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि त्रिकोणीय जैसा कोई मुकाबला यहां पर नहीं होने वाला है। आमने सामने की स्थिति रहने वाली है। अभय सिंह भले ही चुनाव मैदान में कूद गए हो, लेकिन जो चुनाव परिणाम सामने आएगा वो पूरे सच को जाहिर करने के लिए काफी रहेगा। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैं कह रहा था कि प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नवीन जिंदल के जरिए ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर जीत की मंजिल तक पहुंचना चाहती है, लेकिन इंडी गठबंधन यहाँ पर जबरदस्त चुनौती देता हुआ नजर आएगा। आमने सामने की टक्कर यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, लास्ट कमेंट वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है रण में बाजी दमदार किसकी रहने वाली है? इंडी गठबंधन सुशील गुप्ता, इनेलो से अभय चौटाला, दावा सब ठोक रहे हैं, और नवीन जिंदल बीजेपी से। देखिए जवाबदेही तो नवीन जिंदल के भी होगी। मतदाता नवीन जिंदल से भी पूछेंगे कि 10 वर्ष आपने इस इलाके से संपर्क क्यों नहीं साधा, क्योंकि उन्होंने ये तो अपना अध्याय समाप्त कर चुके थे। अब किसी कारण से मजबूरी से चुनाव लड़ रहे हैं तो देखिए मतदाता तो उनसे प्रश्न करेंगे, प्रश्न उनसे भी होगा।
और आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता वो बाहर के हैं, उनका लोग उनको कहां ढूंढेंगे, वो दिल्ली की राजनीति में व्यस्त रहेंगे। और अभय चौटाला को तो पूरा प्रदेश देखना है और पूरा आगे विधानसभा चुनाव भी है, तो उनका तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है। तो मतदाताओं ने तीनों को ही तोलेंगे। जननायक जनता पार्टी का भी प्रत्याशी आ सकता है, एक आदि और भी दलों का प्रत्याशी आ सकता है, लेकिन मुकाबला तो तीनों में ही रहेगा। लेकिन जवाबदेही सबकी है। अब मतदाता उनसे प्रश्न करेंगे और मतदाता नापतोल करेंगे कि कौन सा उनका जनप्रतिनिधि है, उनकी कसौटी पर खरा उतर सकता है। अभी तो दावे के साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत समय पड़ा है और परिस्थितियां हर प्रतिदिन बदलती रहती है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुरुक्षेत्र में अखाड़ा सज चुका है, तमाम राजनीतिक दल सियासी जो तर्कश है उसमें तीर साधने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन जिंदल पर बीजेपी ने दांव खेला है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन से कहा जाए तो सुशील गुप्ता मैदान में है, इनेलो से अभय चौटाला है। अब सवाल यह है कि किसका जो दावा है वो दमदार होगा, जनता किस पर भरोसा करेगी। जाट वोटों को साधने के साथ साथ किसानों की नाराजगी भी है, सवर्णों को भी साधना है, तमाम मुद्दे हैं। किस पर पार्टी भरोसा करेगी, पार्टी ने जो भरोसा किया है उस भरोसे पर कौन सा उम्मीदवार खरा उतरेगा और जनता किस पर मोहर लगाएगी, ये देखना होगा। बेहद दिलचस्प मुकाबला कुरुक्षेत्र में होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे जनता भरोसा किस पर जताती है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।